नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ट्रैक चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉन डन द्वारा लिखी गई एक पोएम एलिजी 19। इसे टू हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड के नाम से भी जाना जाता है। इस पोएम को शुरू करने से पहले मैं आपको इससे संबंधित जानकारी दे दूं, जिससे आपको यह पोएम अच्छे से समझ में आ सके। इस पोएम को 1593-97 के आसपास लिखा गया और पोएम्स नाम के पोइट्री कलेक्शन में 1633 में इसे पब्लिश करवाने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें न्यूडिटी और सेक्सुअलिटी के करैक्टर्स को देखते हुए इस पोएम को पब्लिश न करवाया जा सका। दोबारा इसे 1654 में दी हार्मनी ऑफ द म्यूजिज नाम के पोइट्री कलेक्शन में दोबारा पब्लिश किया गया और इस पोएम में 48 लाइन्स हैं, जिसमें 12 स्टैंजाज है जो 4-4 लाइन्स के हैं। इस पोएम की राइम स्कीम AABB है और इसमें पोइट्री कन्वेंशंस अथवा पोइट्रिक डिवाइसेस का भी यूज हुआ है। इस पोएम में मुख्यतः 4 तरह की पोइट्रिक डिवाइसेस का यूज हुआ है: ब्लासन, एल्यूजन, मेटाफिजिकल कंसीट, नियोप्लेटोनिज्म। तो चलिए शुरू करते हैं पोएम का लाइन बाय लाइन एनालिसिस। कम मैडम कम, ऑल रेस्ट माई पावर डिफाई, until I labor, I in labor lie. The foe often times having the foe in sight, is tired with standing through he never fight. इस पोएम की शुरुआत वहाँ से होती है जब कवि बेड पर है और वह पूरी तरह न्यूड है तथा वह अपनी प्रेमिका से कहता है कि ओ मैडम आओ, बेड पर आओ। और कवि कहता है कि मैं जब तक तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध नहीं बना लेता तब तक मैं खुद को खुश महसूस नहीं करता हूँ। और कवि कहता है कि जिस प्रकार दो आपस में लड़ने वाली सेनाएं और उनके सैनिक एक दूसरे को देखते रहते हैं और उससे आपस में उनमें लड़ाई नहीं होती, उसी प्रकार मैं तुम्हें देख देख कर थक रहा हूँ। ऑफ विद दैट ग्रिडल लाइक हेवंस जॉन ग्लिस्टरिंग, but a far fairer world encompassing, unpin that spangled breastplate which you wear, that the eyes of busy fools may be stopped there. इन लाइनों में कवि अपनी प्रेमिका से कहता है कि जो तुमने अपने बंदेज पर चमकदार बेल्ट का पट्टा बांध रखा है वह ऐसा लग रहा है जैसे आसमान में तारे चमक रहे हों, और अब तुम इस बेल्ट के पट्टे को उतार दो, क्योंकि ऐसा लगता है कि मानो इस सुंदर दुनिया को इस बेल्ट ने कैद कर रखा हो। और अपनी प्रेमिका से कवि कहता है कि तुमने जो चमकदार ब्रा पहन रखी है उसे तुम उतार दो, और जो मूर्ख लोग हैं जिनकी नज़र सिर्फ तुम्हारी ब्रा पर या ब्रेस्ट पर आकर रुक जाती है तो तुम्हारी इस ब्रेस्ट को बहुत अच्छे से देखते हैं, परंतु तुम्हारी इस ब्रा के कारण वो लोग तुम्हारी ब्रेस्ट की सुंदरता को नहीं देख पाते हैं। Unless yourself for that harmonious chime tells me from you that now it is bed time, off with the happy busk which I envy, that still can be and still can stand so nigh. इन लाइनों में कवि अपनी प्रेमिका से कहता है कि तुम अपने सारे कपड़े उतार दो जो तुमने अब तक नहीं उतारे हैं, और उन्हें भी उतार दो, और जो ये हारमोनियम की प्यारी आवाज़ है यह मुझे तुम्हारे बारे में कह रही कि अब हम दोनों के सोने का समय हो गया है। और कवि कहता है कि जो तुमने अपने पेट के नीचे कपड़ा पहन रखा है उसे भी उतार दो, क्योंकि मुझे इस कपड़े से बहुत जलन हो रही है कि यह कपड़ा तुम्हारे मुझसे भी ज़्यादा करीब है, इसलिए तुम इस कपड़े को भी उतार दो। Your gown going off such beauteous states reveals, as when from flowery meads the hill's shadow steals, off with the wiry coronet and shoe, the hairy diadem which on you doth grow. इन लाइनों में कवि अपनी प्रेमिका से कहता है कि जब तुम्हारे शरीर से तुम्हारा गाउन या तुम्हारे कपड़े पूरी तरह उतर जाते हैं तो मैं तुम्हारे सुंदर शरीर को अच्छे से देख सकूंगा, और जब तुम्हारे शरीर से सारे कपड़े उतर जाएंगे तो तुम्हारा शरीर इस प्रकार सुंदर लगेगा जैसे सुंदर सुंदर फूलों से भरे मैदान के ऊपर से काले बादलों की छाया हट गई हो, और ये सुंदर फूल सूर्य की किरणों की वजह से खिल उठे हों। इस प्रकार कवि अपनी प्रेमिका की
और प्रशंसा करता है और वह कहता है कि जो तुमने अपने बालों में रबड़ बैंड बांध रखा है उसे तुम अपने हाथों से निकाल दो और जिससे तुम्हारे बाल खुलकर तुम और सुंदर लगोगे और मुझे वह सुंदरता को देखना है। नाउ ऑफ विद दोज शूज एंड देन सेफली ट्रेड इन दिस लव होलोड टेम्पल दिस सॉफ्ट वेड इन सच वाइट रूब्स हेवंस एंजल्स यूज्ड टू बी रिसीव्ड बाय मैन दाउ एंजल ब्रिंग विद दी। इन लाइनों में कवि अपनी प्रेमिका से कहता है कि अब तुमने जो जूते और जुराब पहन रखे हैं उन्हें भी उतार दो और अब इस बेड पर आराम से आ जाओ जो कि हम दोनों के लिए एक प्रेम का मंदिर है। और तुमने जो ये सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे हैं इस तरह के कपड़े हेवंस या स्वर्ग की परियां पहनती हैं जब वे किसी व्यक्ति को मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को लेने के लिए आती हैं, तब वे ऐसे कपड़े पहनती हैं और तुम भी आज उन्हीं परियों की तरह लग रही हो। ए हेवन लाइक मोहम्मद्स पैराडाइज एंड दो इल स्पिरिट्स वॉक इन वाइट वी इजली नो बाय दिस दीज एंजल्स फ्रॉम एन एविल स्पिरिट दोज सेट आवर हेयर्स बट दीज आवर फ्लैश अपराइट। इन लाइनों में कवि एल्यूजन्स का प्रयोग करते हुए मोहम्मद पैराडाइज का उदाहरण देता है और वह कहता है कि तुम भी मुझे उसी प्रकार संतुष्ट करो जैसे कि मोहम्मद की पैराडाइज में बताया गया है। और साथ में कवि कहता है कि तुम भी उन्हीं परियों की तरह लग रही हो जो हेवन या स्वर्ग में रहती हैं और जो अच्छे और बुरे लोग सफ़ेद कपड़े पहनते हैं उनमें हम बुरे लोगों को आसानी से पहचान सकते हैं और हम इन बुरी आत्माओं और परियों की पहचान को बहुत आसानी से कर सकते हैं। लाइसेंस माई रोविंग हैंड्स एंड लेट देम गो बिफोर बिहाइंड बिटवीन अबो बिलो ओ माई अमेरिका माई न्यू फाउंड लैंड माई किंगडम सेफलिएस्ट व्हेन विद वन मैन मैंड। इन लाइनों में कवि अपनी प्रेमिका से कहता है कि तुम मेरे हाथों को परमिशन दो कि ये जहाँ चाहे तुम्हारे शरीर को वहाँ टच कर सके, जैसे आगे पीछे ऊपर नीचे या बीच में। और आगे की लाइनों में कवि अपनी मेटाफिजिकल कंसीट का प्रयोग करते हुए कहता है कि वह अपनी प्रेमिका की तुलना अमेरिका से करता है जिसकी अभी अभी डिस्कवरी हुई है। और कवि कहता है जिस प्रकार अमेरिका को कोलंबस ने पहली बार ढूंढा था इससे पहले अमेरिका को कोई नहीं जानता था, उसी प्रकार कवि अपनी प्रेमिका को भी वर्जिन महिला की तरह दर्शाता है। और कवि अपनी प्रेमिका को अपनी ही किंगडम बोलता है अर्थात जिस पर केवल और केवल कवि का अधिकार है। माई माइन ऑफ प्रीशियस स्टोन्स माई एम्पायरी हाउ ब्लेस्ड एम आई इन दिस डिस्कवरिंग दी टू एंटर इन दीज बॉन्ड्स इज टू बी फ्री देन वेयर माई हैंड्स इज सेट माई सील शैल बी। इन लाइनों में कवि कहता है कि तुम मेरे साम्राज्य या एम्पायर की सबसे कीमती खदान या माइन हो जिस माइन में से बहुत ज़्यादा कीमती पत्थर अथवा हीरे मोतियों का बहुत बड़ा भंडार है। और मैं खुद कितना भाग्यशाली हूँ कि तुम्हारी खोज सिर्फ मेरे द्वारा हुई है। और कवि अपनी प्रेमिका से कहता है कि मेरा तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशन में होना ऐसा होता है कि मैं सारी चीज़ों से खुद को फ्री या चिंतन मुक्त समझता हूँ। और जैसे मेरा हाथ तुम्हारे शरीर पर अलग अलग जगह लग रहा है यह मानो ऐसा लगता है कि जैसे यह मेरे नाम की सील तुम्हारे शरीर पर लगा रहा हो। दोस्तों, जब किसी भी कंपनी का सामान जैसे हम मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं तो मोबाइल कंपनी अपनी कंपनी की नाम की सील अथवा एक प्रकार की टेप मोबाइल के डब्बे पर लगा देती है जिससे हमें पता चलता है कि यह मोबाइल की कौन सी कंपनी का है। इसी प्रकार कवि भी अपनी सील उसकी प्रेमिका पर लगाने की बात कर रहा है। फुल नेकेडनेस ऑल जॉयज आर ड्यू टू दी एज सोल्स अनबॉडीड बॉडीज अनक्लोथ्ड मस्ट बी टू टेस्ट होल जॉयज जेम्स विच यू वुमेन यूज आर लाइक अटलांटाज बाल्स कास्ट इन मैंस व्यूज। दोस्तों, इस स्टैंजा की सेकंड लाइन में कवि नियोप्लेटोनिज्म का प्रयोग करता है
और इस स्टैंजा की लास्ट लाइन में कवि ओविड की मेटामॉर्फोसिस से लिया हुआ एटलांटास बाल का जिक्र करता है, जो कि ऐसे लोगों का प्रतीक है जो लोग चमकदार चीज़ों की ओर आकर्षित होते हैं। और कवि अपनी प्रेमिका से साथ में यह कहता है कि तुम्हारी जो नेकेडनेस है यह सभी प्रकार के आनंद व प्रसन्नता से भरपूर है। और जिस प्रकार आत्माएं शरीर को छोड़कर चली जाती हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर को भी बिना कपड़ों के होना चाहिए। अथवा जिस प्रकार आत्माओं का कोई कपड़ा नहीं होता अथवा वे कोई कपड़ा नहीं पहनती, उसी प्रकार हमारे शरीर को भी बिना कपड़ों के होना चाहिए। और जिस प्रकार आत्मा को शरीर का त्याग करके हेवन में एंजॉय करती हैं, उसी प्रकार शरीर को भी अपने सारे कपड़े उतार देने चाहिए ताकि वह सारे एंजॉय को टेस्ट कर सके। आगे कवि कहता है कि जो महिलाएं सुंदर सुंदर ज्वेलरीज हीरे मोती पहनती है, वो उन महिलाओं के शरीर पर पड़ने वाले ध्यान को इग्नोर कर देते हैं। कवि सोचता है कि ये सब चीज़ें तो दिखावटी होती हैं और असली तो उनका प्रेम होता है। That when a fool's eye lighten on a gem, his earthly soul may covet theirs not them. Like pictures or like books, gay covering made, for laymen are all women thus arrayed. कवि इस स्टैंजा में उन लोगों की बात करता है जो मूर्ख लोग हैं। उनकी नज़रें सिर्फ महिलाओं की ज्वेलरी या उनके द्वारा पहने गए हीरे मोतियों पर ही रुक जाती है और वे लोग उन महिलाओं की शारीरिक सुंदरता को नहीं निहार पाते और उन लोगों की नज़रें केवल बाहरी सुंदरता को ही कवर कर पाती हैं, न कि उन महिलाओं के पूरे शरीर को। और कुछ नोबल व्यक्तियों के लिए सभी महिलाएं एक जैसी होती हैं, जैसे किसी सुंदर सी बुक को बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग से रंग दिया गया हो, जिससे कि वह लुक बहुत ही सुंदर लग रहा हो। और अच्छे व्यक्ति के लिए तो महिलाएं उस बुक की तरह होती हैं जो बहुत पवित्र है और धार्मिक है। अर्थात कवि इन लाइनों में महिलाओं की तुलना बाइबल से करना चाहता है। Themselves are mystic books which only we, whom their imputed grace will dignify, must see revealed then since that I may know, as liberally as to a midwife show। इन लाइनों में कवि महिलाओं के बारे में कहता है कि महिलाएं तो एक अच्छी व धार्मिक किताब की तरह होती हैं, जिसे अपने द्वारा किए गए कुछ बदलावों को दुनिया में दिखाना होता है, तो बदलाव उसे पढ़कर लोगों ने शुरू किए हों। कवि कहता है कि मैं भी इस बुक को पढ़ना चाहूँगा, जिसे मैं तुम्हारे सभी बॉडी पार्ट्स को देख सकूँ, जिस प्रकार तुम बिना कपड़ों के मेरे सामने खड़ी हो। Thyself cast all ye this white linen hence, there is no penitence due to innocence. To teach thee, I am naked first, why then? What needs thou have more covering than a man? इन लाइनों में कवि अपनी प्रेमिका से कहता है कि जो भी तुमने कपड़े पहन रखे हैं उन सभी को उतार दो, और इन कपड़ों के नीचे जो तुमने इनर वेयर पहन रखे हैं उन्हें भी उतार डालो, क्योंकि तुमने मेरे सामने बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, और मैं तुमको इन सब चीज़ों के बारे में समझाने के लिए ही तो हूँ। और मैं पहले न्यूड अवस्था में हूँ, मैं तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ, और तुम्हें भी इतना शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम क्यों इतनी शर्मा रही हो कि एक आदमी के सामने तुम सारे कपड़े पहने खड़ी हो। यदि आपको यह पोएम अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और ऐसी ही स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए स्टडी ट्रैक चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।